16 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है और आज की इस क्लास में आपको सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप पूरे क्लास में अंतिम तक बने रहेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं। अब चेहरे पर मुस्कान लेकर के ये मेरे प्यारे साथियों, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है। आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और एक बार बता दीजिए कि हमारी आवाज आपके कानों के पास पहुंच रही है ना, यानी कि आवाज यानी कि क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, और लाइक करके दोस्तों में फैला दीजिए वीडियो को। आज हम चाहते हैं कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो आपका जो 16 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है उसमें आप धमाल मचा दें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही वो आपके परीक्षा में, आपके रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल लाएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको हम बता दें कि अगर आपको बेहतर रिजल्ट से पास होना है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपका रिजल्ट बनाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि इतिहास से क्वेश्चन है और हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अंतिम घड़ी में, जो अंतिम समय में आपको हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वह सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फैला दीजिए इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों में और इसे मन करे तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा ये भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही बखूबी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योगदान यानी कि उसकी भूमिका को स्पष्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। आपको ध्यान देना है, आपको लिखना यह है कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की क्या है, प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापार, निवेश व तकनीकी प्रवाह द्वारा विश्व के कोने कोने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन कंपनियों के माध्यम से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कई नवीन अवसर प्राप्त हुए हैं। बस आपको इतना लिख देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, आपको एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं काटा जाएगा, यानी कि जो आप लिख करके आएंगे। बिल्कुल, तो मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, नहीं तो इसका पीडीएफ नोट्स आपको हम बता देते हैं, फटाफट से आप उसे ले लीजिएगा। चलिए आइए बात करते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह क्वेश्चन बता दें जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स के बारे में आपको लिखना है। और यह क्वेश्चन बता दें कि इस वर्ष प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में ये 100% पूछा जा सकता है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी, इसलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, है ना। चलिए एक बार मां सरस्वती का नारा गूंजना चाहिए कमेंट बॉक्स में, एकदम फटाफट से सब लोग मां सरस्वती का नारा गुजा दीजिए और आप लोग देखिए इसका उत्तर क्या होगा और क्या चीज लिखना होगा, कितना बात आपको लिखना होता है एसएसटी में, यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। जैसा कि क्वेश्चन हमने आपको बताया कि क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं, तो आपको लिखना होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। क्लियर हो गया। वे हीगल, मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में पेरिस में उनकी भेंट जो है वह फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। एंजल्स श्रमिकों की दयनीय स्थिति से काफी ज्यादा क्या थे, दुखी थे, जिसके कारण कार्ल मार्क्स भी उनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अतः दोनों ने मिलकर के क्या किया कि 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। इसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्लियर। और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे है कि इसमें श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा दी गई। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो प्रकाशित किया गया, इसमें क्या किया गया, तो इसमें श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा दी गई। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक को प्रकाशन किया। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जैसा कि हमने बोला कि यहां से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठ जाएगा, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से बहुत फायदा है। फायदा इतना है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा,
दूसरी ये कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, लिखेंगे तो टीचर को समझ में आएगा कि हाँ बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपको सारी चीजें पता है, तब तो आप लिख रहे हैं ना। चलिए, तो ये जो है कार्ल मार्क्स जो है वह दास कैपिटल नामक पुस्तक को प्रकाशन किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप फटाफट से बता सकते हैं दास कैपिटल की। और देखिए, अपने सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लिया, तो इसलिए हमने कहा कि विशेषकर फोकस आपको सब्जेक्टिव। आप बार बार कमेंट आ रहा है आपका कि सर सब्जेक्टिव बोलते हैं आपकी रिजल्ट बनाता है और सब्जेक्टिव भी कहीं नहीं पढ़ाई हो रहा है, हम लोग को बड़ा डर लग रहा है। तो डर को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक ना। जो बता रहे हैं बस उतना आप याद कीजिए और देखिए कैसे धमाल मचता है। अगला है, मतलब आगे है कि इसके द्वारा उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। बाद में मार्क्स ने, यानी कि कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड जो है वो चले गए थे। कहां चले गए कार्ल मार्क्स? बाद में इंग्लैंड चले गए और अपना शेष जीवन वहीं पे उन्होंने व्यतीत कर लिया। यानी कि जो उनके पास अब जीवन बचा हुआ था, वे शेष जीवन जो है वहां पे उन्होंने अपना जीवन बिताए। और आगे है कि 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1883 ईस्वी में। मार्क्स के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ, साम्यवाद एक सशक्त आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। अगर आएगा यह क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स से अब क्या, कार्ल मार्क्स के बारे में आपको लिखने के लिए, तो आपको फटाफट से इतना सारी चीजें लिख देना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया बाबू, मोटिवेट कीजिए हमें वीडियो को लाइक करके, और आपको भी मोटिवेट करते हैं कि अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए और पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करनी है, हर किसी को जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि आपसे जलने वाले बहुत होंगे। आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त जो भी हो, जो आपको जलते हैं उसको जलाना चाहिए। जलाना कैसे है? तो अपने रिजल्ट में उछाल ला करके, अपने माता पिता को सम्मान दिलाना है हर जगह, कि वह समाज में चल सके, उठ सके, एकदम इज्जत के तौर पे एकदम अपना सर ऊंचा करके चल सके। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि आप यह काम जरूर कीजिएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए और सारा चीजें देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पढ़ा रहे हैं और अंतिम दिनों में जो आपको पढ़ाते बताते सीधे एग्जाम में टकराता है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुस गया? जो अमेरिका था वह हिंद चीन में आखिर कैसे घुस गया, इसके बारे में चर्चा करना है, यानी कि इसके बारे में आपको लिखना है। तो ध्यान देंगे कि वह कैसे घुसा था। तो देखिए, ये जो घुसा था ना, बड़ा होशियार था ये। इन्होंने कहा कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के बहाने घुस गया। कैसे घुसा था? तो अमेरिका जो है हिंद चीन में कैसे क्या करी, उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे क्या की, धीरे धीरे से साम्यवादी के विरोध में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपना डाली। और इन्हीं और आगे क्या हुआ, ध्यान देंगे। ये सारे चीजें जो है आप लोग नोट करते रहिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ वगैरह ले लीजिएगा, जिससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, और आप पढ़ लीजिए, अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में आपको वही सभी पढ़ना है जो एग्जाम में टकराए। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुआ, यानी कि बातचीत हुआ। वार्ता सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। जिसे कौन सा समझौता जाना जाता है? जिसे हम लोग जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए, जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हो गया उत्तरी वियतनाम, दूसरा हो गया दक्षिणी वियतनाम। क्या कर दिया? दो हिस्सों में बांट दिया। पहला का उत्तरी वियतनाम, दूसरा आपका दक्षिण वियतनाम हो गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार बन गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में जो है अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार बायडोई के नेतृत्व में बनी। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका समर्थित अब बायडोई सरकार का संचालन नयो दियम के हाथों में दे दिया था। और इस तरीके से जो अमेरिका है वह हिंद चीन में घुसा और अपना वहां पे सारा चीज कर डाला। क्लियर? तो ये आएगा क्वेश्चन, तो छोड़ोगे बिल्कुल नहीं छोड़ना है और परीक्षा के खोपड़ी में धमाल मचाना है। अब सिक्का उछल चुका है, इतनी खामोशी, इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए जिससे कि एकदम तहलका ही मच जाए। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको बता रहे हैं, सीधे हूबहू। और यहां पे सभी सब्जेक्ट का हम बताएंगे आपको, सभी सब्जेक्ट का, सोशल साइंस में जो भी आता है। जैसे अभी तो इतिहास चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। चलिए, ये मेरे द्वारा किताब लिखा गया है ना, पिछले वर्षों से धमाल मचा रहा है, उसी किताब का ये सारी चीजें, क्योंकि जो हमने आपके लिए लिख दिया है ना, गजब, एकदम शानदार, जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों की संक्षिप्त विवरण दीजिए।
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बाबू आपको क्या लिखना है, बस आप ध्यान देखिए, अगर आप कहानी के माध्यम से या बातों को आप सुने रहिएगा ना, तो समझिए कि आप एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। ऐसा मत सोचिए कि रटिएगा, देखिए रटने से कुछ नहीं होता है, समझने से बहुत कुछ हो जाता है। तो समझिए, बात को अगर सुन लेंगे ना मेरी, तो समझिए कि एग्जाम में कुछ ना कुछ, अगर नहीं भी याद रहेगा फिर भी कुछ ना कुछ जरूर आप लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक जो संकट थे, उनके किन्हीं 3 कारणों को आपको लिखना है, उसके संक्षिप्त विवरण, यानी कि कुछ कुछ आपको उसके बारे में समझाना है। तो आइए आपको बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपको लिखना होगा कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होते चला गया। क्लियर? चलिए, उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे, एकदम ज्यादा पिसते रहे पूरी तरीके से। नवीन तकनीकी प्रगति और मुनाफे ने उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि कर डाली, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। आगे क्या हुआ कि कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफी गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। हुआ क्या कि जब उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, नई तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, जैसे कि पहले कुदाल से या फिर बैल वगैरह से खेत को जुताई किया जाता था, लेकिन उसके स्थान पे ट्रैक्टर आ गए, नई नई तकनीक आ गई, तो वो लोग तो वो बेकार हो गए। दूसरी चीज, अब ये उत्पादन ज्यादा होगा, कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा खेती कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से खेती कर सकते हैं, बहुत सारे दवाइयां, मतलब बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो, अब उत्पादन बढ़ गई। जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो समझो कि वो उसका जो कीमत होगा वो घट जाएगा। यही चीज हुआ था, है ना। आगे देखिए क्या होगा, अति उत्पादन के, हमने आपको क्या बताया, अति उत्पादन के कारण कीमतें काफी ज्यादा गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। जब यार उत्पादन जब ज्यादा हो जाएगा तो कीमत घट ही जाएगी, घट जाएगी तो आय उसकी घट गई। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया, ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर बनाए रख सके। इन्होंने ये दिमाग लगाया, इससे कीमतों और नीचे चली गई, जिससे आर्थिक संकट को जन्म दे दिया। अब ऐसे हुई कि ये कीमतें जो है वह काफी ज्यादा गिर गई, जिसके कारण अब आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हो गया। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को दिए गए ऋण की वापसी की मांग ने आर्थिक संकट को और भी गहरा कर दिया। अब देखो, जो अमेरिका है वो क्या करे, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों को जो दिए गए ऋण था, यानी कि जो कर्ज था, वो क्या कहा, वो बोला कि अब हमको दे दो, हम कुछ नहीं जानते हैं, अब हमें कर्ज हमें चाहिए, जो कर्ज दिए थे वो पैसा हमको लौटा दीजिए। जिसके कारण क्या हुआ, और भी यह संकट, और भी आर्थिक संकट में और भी गहरा संकट इसमें पड़ गया था। बस यही सारी चीजें आपको लिखना है एग्जाम में, और हूबहू आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और लिखिएगा तो मजा ही आ जाएगा। बस इतनी सारी चीजें लिखना है। उम्मीद है कि मजा बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से एकदम, और लाइक तो कर दिया करें। बिल्कुल कमेंट कीजिए कि सर क्लास कैसा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ऐसा नहीं कि केवल सोशल साइंस ही चलेगा, हिंदी, संस्कृत, मैथ सबसे, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ भी है और आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, और मैथ को तो बखूबी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को छान छान कर देखिए, यानी कि ढूंढ ढूंढ के देखिए। इस चैनल से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरी तैयारी हमारी तरफ से, पूरी तैयारी फ्री। अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या लिखना होगा, जिससे कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, और कॉपी कैसे लिखना है ये जरूर आप समझ लीजिएगा। इसी चैनल पे उपस्थित है, और हमने आपको टॉपर का कॉपी भी दिखाया है। क्लियर? और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है ना, तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे आपका जो है वह टेस्ट चल रही है शाम 5 बजे, और भी बहुत सारा टेस्ट वगैरह चल रही है, तो आप जरूर जुड़िए और तैयारी में उछाल लाइए। शाम 5 बजे टेस्ट देना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे DLS एजुकेशन, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, तब देखिए तैयारी कितनी जबरदस्त और खामोशी तरीके से होती है। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसका क्या उद्देश्य था। तो ध्यान समझिएगा, इसका उत्तर क्या लिखिएगा, आपको लिखना होगा 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल
कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग दिया। अंततः हुआ क्या कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इस बैठक की अध्यक्षता बयोवंश चंद्र बनर्जी ने की थी। और यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्लियर? चलिए, इसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर? आगे समझिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। इसके उद्देश्य क्या क्या था, उद्देश्य के बारे में जैसे पूछा था तो हम आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य जो था वो क्या क्या था। पहले अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। दूसरा था कि देशवासियों के बीच विभिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। तीसरा था कि राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। और चौथा था महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्राणों का लेख तैयार करना। पांचवा इसका जो है उद्देश्य था वो ध्यान दीजिएगा, पांचवा इसका उद्देश्य था कि प्रार्थना पत्रों तथा स्मारक पत्रों द्वारा आय सराय एवं उनकी काउंसलिंग में सुधार हेतु प्रयास करना। ये इसका जो था क्या था, उद्देश्य था। क्लियर? तो ये इतनी बातें आपको लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आसानी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स इसका कैसे मिलेगा, मन करे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मन करे तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, या फिर पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, सारा चीजें वहां पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पे है, कह रहा है कि वाणिज्य क्रांति से क्या समझते हैं। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है कि वाणिज्य क्रांति जो है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, है ना। कमाल की क्वेश्चन। तो बिल्कुल, तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना होगा कि आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया। व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसे वाणिज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसका केंद्र यूरोप यानी कि इंग्लैंड था। कौन है बाबू, इसका केंद्र कौन है, यूरोप यानी कि इंग्लैंड था। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे राजनीतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या है, लघुतरीय क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्या लिखिएगा जिससे कि आपका परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होगी, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि आपको वही सारी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन की भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं उसे आप स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो बता देना चाहेंगे, देखिए भारत में जो है आपको तो पता ही है कि जन्म से पहले ही तय हो जाता है, अभी आप पेट में है तभी तय हो जाता है कि आप बनिया हैं तो आप बनिया का ही काम करेंगे, है ना। आप किसी छोटे जाति में आप जन्म ले लेते हैं तो छोटा मोटा ही काम करेंगे। ये हम लोग की भारत में इसे ये अछूत नहीं है, मतलब कि ये हमेशा माना ही जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या उसका उत्तर लिखिएगा। तो ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसका उत्तर हमें पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कि इसमें का क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान में कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं है उसे आप स्पष्ट कर दीजिए। तो देखिए, भारत में जो है आप लोग तो पता ही है कि बच्चा जो अभी पेट में ही रहता है तभी उसे निर्धारित कर जाता है कि ये बनिया के घर अगर जन्म ले रहा है तो बनिया का काम करेगा। क्लियर।
अगर ये छोटे जाति के घर जन्म ले रहा है तो ये छोटा वाला ही काम करेगा, बड़ा काम नहीं कर सकता है। अगर यह राजपूत या ब्राह्मण के घर जन्म लेगा तो यह राजपूत और ब्राह्मण जैसा काम करेगा, यानी कि बड़े बड़े कार्य कर सकता है, यह करेगा। यह निर्धारित हो गई है कि आप बनिया है तो दुकान ही लगाएंगे। यही तो गलत बात है। अगर किसी मतलब कि छोटे जाति के लोग हैं या लड़का है, अगर वह उसके पास वह काबिलियत है कि नहीं हम बड़ा काम कर सकते हैं, तो क्या वो नहीं कर सकता है? जैसे कि मान लीजिए भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको तो पता ही है ना कि वो छोटे जाति से आते थे, जिनके कारण उन्हें पढ़ने में भी उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, है ना। ये तो आपको पता है कि उनको बाहर कर दिया जाता था, टीचर उन्हें नहीं पढ़ाते थे, इतना ज्यादा उनको मजबूर किया जाता था। लेकिन आगे चल करके उन्होंने कितनी बड़ी काम कर दिया ये कहा नहीं जा सकता, और उन्हीं के लिखे हुए बातों पे हम लोग आज चलते हैं। फिलहाल वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग का एग्जाम है, हम लोग एग्जाम पे फोकस करेंगे। ज्यादा बातें करेंगे तो समय हम लोग के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसलिए आपको वही बात करें जो एग्जाम में टकरा जाए आ जाए, है ना। देखिए समय कम है तो हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, बस समझाने का हमारा उद्देश्य वही था कि आपको वही लिखना ही है। देखिए आपको लिखना होगा कि विश्व के सभी समाज में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी पेशा का आधार वंशानुगत है, जो आपको बताया कि बच्चे का जन्म होगा, अगर छोटे जाति में जन्म हुआ तो छोटा वाला ही काम करेगा, यानी कि बड़े जाति का काम वो नहीं कर सकता है ना। पेशा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वमेव चला आता है। पेशा जो है, अगर आप जो है जैसे एग्जांपल ये बनिया है आप, तो बनिया वाला काम ही करेंगे, उसके बाद जो भी जनरेशन आएगा, जो भी बच्चा जन्म लेंगे वो भी वही काम करेंगे, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है ना। चलिए आगे है कि पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाता है। यह एक खास अर्थ में समाज में दूसरे समुदाय से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार के वंशुगत पेशा पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, की स्वीकृति रीति रिवाज से हो जाती है। उसकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है और इस समुदाय के सभी व्यक्तियों का एक या मिलता जुलता पेशा होता है। उनकी बेटियों की शादी आपस की समुदाय में होती है तथा खान पान भी समान समुदाय में भी होता है। जैसे कि अगर आप जिस भी जाति के अगर ब्राह्मण के हैं तो ब्राह्मण के घर ही शादी विवाह हो रहा है तो उनके घर होगा, या वो ब्राह्मण में आप जन्म ले लिए तो ब्राह्मण वाला ही आप काम करेंगे। ये पहले से ही आपका जो है वह सारा पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि किस घराने में आप जन्म लिए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो यही चीज आपको आएगा क्वेश्चन, तो आपको ये सारी बातें उसमें लिख देनी है एग्जाम में, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आएगा क्या कुछ लिखना होगा इसे समझिए। कह रहा है क्वेश्चन की गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, इसके बारे में बताना है। तो लिखना होगा गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन करने की प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। नई लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में इजाफा लोकतंत्र के लिए क्या है, यह आपकी एक चुनौती है। क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है बस इतनी सारी बातें आपको लिख देनी है, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, और यह क्वेश्चन आपको बता दें कि इस वर्ष या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में पूछा जा सकता है। तो आएगा क्वेश्चन तो क्या आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। मन करे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद आपको बता देते हैं पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, वही आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इससे अलगवाद व नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इस गतिविधियों से आम लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और लोगों की शांति भंग हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर क्या है, चुनौती है। जो आतंकवाद है वो लोकतंत्र के लिए है एक गंभीर चुनौती उभर करके सामने आती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको फटाफट से बस इतना लिख देनी है, आपके एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन उसके पहले आपको हमने बोला था कि आपको बता देते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 980161
19/013। क्लियर? इस नंबर पे आपको जो ये देख रहे हैं, ये मेरा किताब है, खुद का लिखा गया किताब है, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए 249 रुपए का पेमेंट करना होगा। आप 249 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। क्लियर? आप 249 का पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे उसका व्हाट्सअप कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ करके हम विनती करते हैं बाबू कि आप लोग कॉल मैसेज मत कीजिए प्लीज। कॉल मैसेज करते हैं तो बाबू हमें समस्या होती है। आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा अगर आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो। अगर हम पे विश्वास है तो आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो ये बखूबी आपको पढ़ा ही रहे हैं। और इसके लिए मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। उसमें पीडीएफ नहीं रहेगा लेकिन सारा कंटेंट आपको उसमें डाल दिया गया। या गूगल पे भी आप सर्च करेंगे डीएलएस एजुकेशन, फिर भी आपको वहां पे भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अंतिम बता देंगे, लेकिन आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको करना होगा। बाकी हमारी सारी चीजें फ्री रहती है, हम कहीं से भी पैसा आपको नहीं लेते हैं। ठीक है ना? ये हमें मजबूरी है लेना, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्लीज आप लोग कॉल मैसेज नहीं करेंगे। बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग, समझदार है, कॉल मैसेज करेंगे फिर दिक्कत हमें हो जाएगी। बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भेज दीजिएगा पेमेंट करके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, जो भी माध्यम से करना चाहे आप उस माध्यम से करके आप हमारे पास भेजेंगे, हम आपको पीडीएफ जो है हमारा टीम जो है आपको भेज देगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार है, और क्वेश्चन जब ये आएगा तब बड़ा ही मजा आएगा। क्वेश्चन कुछ यूं है, कह रहे कि जिला परिषद पर टिप्पणी लिखिए। जिला परिषद, बाबू जिला परिषद के बारे में जानते हैं आप लोग? जिला परिषद, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी होता है। उनका निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के अंदर महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में 50% आरक्षण का प्रावधान भी इसमें है। क्लियर? तो ये अगर आएगा कि जिला परिषद पे टिप्पणी लिखी, यानी कि जिला परिषद के बारे में बताइए, तो जिला परिषद के बारे में आप बता सकते हैं कि कितने कितने वर्षों का ये कार्यकाल होता है, कौन कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिख देना है। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, है ना? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के। ये रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लेकिन हम बात करेंगे सभी सब्जेक्ट का पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे। ठीक है ना? तो ये तो हम लोग का इतिहास का खत्म हो गया, लघुत्तरीय, और लोकतंत्री का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन पे किसकी, तो हम बात करेंगे अब अर्थव्यवस्था की। ठीक ना? तो एक सेकेंड, अर्थव्यवस्था के हम चल के लेके आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था का वेट कीजिए, अर्थव्यवस्था, चलिए ये आ गया अर्थव्यवस्था का। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का लघुत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन सा आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और क्या कुछ लिखना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कुछ यूं है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हो। वाह, क्या बढ़िया प्रश्न है। कोर बैंकिंग प्रणाली, बाबू आप सभी जानते हो इसके बारे में? काफी बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं जानते। ये नहीं जानते फिर तो गड़बड़ है ना। देखिए आपको हम जो बता रहे ना, काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, और यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना? यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखना होगा। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यात्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली में इसका उत्तर होगा कि आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर अंकित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान या निकासी होने लगा है। जब व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसे का लेन देन करता है तो उस बैंक प्रणाली को कोर बैंक प्रणाली कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि आजकल आप देख रहे हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर एटीएम या यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये सारा चीजें चल रही है। तो जब कह रहा है कि जब पैसा का लेन देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए बिना, कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसा लेन देन अगर हो जाता है उसे कहते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। तो ये आएगा आपके एग्जाम में कि कोर बैंकिंग प्रणाली जो है वो क्या है, आपको बखूबी इसका उत्तर इस तरीके से लिख देना होगा। अगला जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं। ये तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आय से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। आपको लिखना होगा जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। देखिए
कुछ लोग शारीरिक काम करते हैं। शारीरिक काम का मतलब हो गया कि आप मेहनत करते हैं हाथों से, शरीरों से, दे मतलब कि अपने शरीर से मेहनत करते हैं, जैसे कुदाल चलाना या बहुत सारा चीज लोग करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो उस प्रकार के कार्य को कहते हैं शारीरिक। और मानसिक कार्य का मतलब जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मानसिक कार्य हो गया, है ना। जैसे डॉक्टर हो गए, वो तो 10 किलो का वजन नहीं ना उठाते हम लोग, देखिए यानी कि जो शरीर से काम नहीं करते, दिमाग से काम करते, यानी कि जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं उनका मानसिक कार्य हो गया, वो अपने दिमाग से काम को कर रहे हैं, है ना। जैसे मुकेश अंबानी जी हो गए, और उस व्यक्ति को उसके कार्य के बदले जो भी पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी कि जो भी उसको पैसा मिलता है, आप मानसिक कार्य करें चाहे शारीरिक काम करें, उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका हमारा क्या हो गया, शारीरिक काम नहीं होकर के मानसिक कार्य हो गया। इसके बदले हमें जो कुछ भी मिलेगा, है ना, जो भी हमें यूट्यूब देगा, वो हमको जो मिलेगा उस व्यक्ति की आय कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा, हमारा इनकम कहलाएगा। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। आय जो है, यानी कि अगर सबकी आय जो है 1 लाख रुपये महीने सब कोई कमाने लगे या 50,000 कमाने लगे, इसका मतलब हो गया कि वह देश क्या है, वह विकसित होने लगा, उसमें सभी लोग अच्छे खासे हैं, तभी तो देश का आकलन किया जाएगा, हाँ सब कुछ ठीक है। अगर आपके घर में आसपास जो पट्टीदार बोला जाता है ना, जो भाई होते हैं, अगर आपके 4 भाई है, आपके पापा जो है वह 4 भाई है, और चारों भाई के पास क्या है, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है ना, अच्छी जगह आप अच्छा भोजन करते हैं, तो कोई भी देखेगा क्या कहेगा, हाँ इनके घर की आमदनी बहुत अच्छी है। देखिए आपकी आमदनी नहीं, अब आपकी पूरी खानदान की आमदनी बता दिया जाएगा कि आपकी खानदान की आमदनी अच्छी है। इसी प्रकार पूरे देश में अगर देश की आमदनी, अगर देश के हर एक व्यक्ति का आमदनी जो है अच्छा खासा हो जाए, यानी कि हमारा देश का आमदनी अच्छा हो चुका है, या हमारे बिहार के हर एक लोगों का अच्छा खासा इनकम होना लगे, सब कोई 50,000 1 लाख रुपया जो है मंथली अर्न करने लगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा तो हो ही रहा है, हम लोग के बिहार के जितने लोग उनका हो रहा है, लेकिन कहा जाएगा बिहार जो है, बिहार का जो इनकम है, बिहार का जो आय है वो बढ़ चुका है, और उसका आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को उसकी आय के आधार पर ही विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि हमने बताया कि विकसित और विकासशील, विकसित का मतलब जो विकसित है, जैसे कि और कंट्री भारत को छोड़ करके सारा क्या है, विकसित है, बहुत सारा देश विकसित देश है, लेकिन हम लोग क्या है, ये विकासशील कर रहा है, ये जो अभी क्या कर रहा है, इसमें अभी प्रगति हो रही है, ये विकसित नहीं है। क्लियर, चलिए तो ये बातें आपको लिखना होगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर, चलिए तो अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सहकारिता की परिभाषा लिखें। सहकारिता जो होती है वह क्या होती है, अगर ये एग्जाम में आएगा 100% तो आपको क्या लिखना होगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम उम्मीद है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए होंगे, और आप लोग शेयर भी कर दिए होंगे, और कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है, या फिर आप लोग नोट करते जाइए। अगला है सहकारिता की परिभाषा लिखिए। सहकारिता की परिभाषा आइए समझते हैं। तो लिखिएगा, सहकारिता का जो अर्थ होता है वह एक साथ मिलजुल करके कार्य करना। सहकारिता का मतलब क्या हो गया, एक साथ मिलजुल करके कार्य करना ही सहकारिता कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। क्लियर, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल करके कार्य करता है। क्लियर, तो बस आपको इतना लिख देनी है सहकारिता के बारे में, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, कहीं पे भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के इस वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या होगा बहुत ज्यादा खास है आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। वाह क्या बढ़िया प्रश्न पूछ दिया गया यहाँ पे कि कुछ ऐसे कारक बताइए, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं को क्या होता है, शोषण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कार्य जो है वह निम्नलिखित है। किस तरीके से उपभोक्ता को ये शोषण किया जाता है। पहला किया जाता है मिलावट की समस्या, यानी कि मिलावट करके कोई बहुत सारे, देखिए आजकल सबसे ज्यादा मिलावट का कार्य किया जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा शोषण का कार्य कर दिया गया मिलावट करके। महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। महंगी वस्तु जैसे कि सोना में भी बहुत ज्यादा मिलावट चल रही है, सोना जो है उसमें भी बहुत ज्यादा, देखिए उसको अगर 24 कैरेट की सोना होती है तो 22 कैरेट पे ही लगभग बनाना चाहिए, लेकिन पता चलता है कि कुछ लोग क्या उसको 20 कैरेट या 18 कैरेट पे भी सोना बेच देते हैं,
और कहते हैं कि हमारा पूरा ओरिजिनल सोना है। ऐसा नहीं है, इसलिए हॉलमार्क में जो लगा होता है ना, जो ब्रांड सोना होता है उसी को लेना चाहिए। यह बहुत सारी चीजें में ये मिलावट का कार्य चला है, इससे शोषण होता है। अगला है कि कम तौल द्वारा, आजकल भी देखा जाता है कि बहुत लोग कम तौलते हैं, कम तौल करके उसको क्या करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। इससे भी क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है, यानी कि वस्तु के माप में हेरा फेरी से भी उपभोक्ताओं को क्या होता है, वह शोषण होता है। क्लियर, यानी कि कम तौल करके। अगला जो है वो ध्यान दीजिएगा, अगला है कि कम गुणवत्ता वाली वस्तु, जो कम गुणवत्ता वाली वस्तु है, यानी उपभोक्ताओं को धोखा से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु दे करके शोषण करना। जैसे कि बहुत सारा, जैसे बिस्किट ही आप खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, अच्छे कंपनी के जो नाम है उसका इस्तेमाल करके हूबहू पैकेट देखिए बनाया गया होगा, एकदम लगेगा कि हाँ वही है, लेकिन पता चलेगा कि वो तो नहीं है, ये कोई दूसरा है। लेने के बाद में पता चलेगा। ऐसे देखने से पता चलता है कि नहीं वो ओरिजिनल कंपनी है, एकदम ब्रांड कंपनी का है, लेकिन वो उसमें क्या करती है, वो गलत जो है कम गुणवत्ता वाली वस्तु रहती है, उस पर केवल हूबहू उसी तरीके का पैकेट बना दिया गया होता है। क्लियर, तो इससे भी उपभोक्ता को क्या होता है, शोषण होता है। अगला है कि ऊंची कीमत द्वारा। अब क्या होता है कि ऊंची कीमत वसूल करके भी उपभोक्ता को क्या कहता है, शोषण किया जाता है। कई जगह क्या होता है, जब उसकी कोई वस्तु है और उसका या कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, अगर उसकी जो है वहां पे उपलब्धता काफी कम है, तो क्या किया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि अगर 200 का है, लेकिन बोला जाता है आप 150 रुपया दीजिएगा तभी देंगे, और नहीं तो आप जाइए। अब आपको मजबूरी है, जरूरत है, आपको तो लेना ही पड़ेगा। वो 150 ना 500 भी बोल दे, अगर ऐसी कोई जरूरत हो जाए, कोई ऐसी वस्तु हो जाए जिसके बिना आपका काम न चले, तो फिर तो मजबूरी हो गया ना। जैसे कि कोरोना काल में हुआ था, काफी सारे ऐसे वस्तु थी जिसका मूल्य काफी कम था, लेकिन कोरोना काल में क्या है भाई, उसका दाम बढ़ा दिया गया। जैसे मास्क ही था या सैनिटाइजर था, काफी जगह पे क्या हो रहा था, ये सस्ता आता है, लेकिन जो मास्क जो है 10 रुपए का मिलता था, वो मास्क हमने कई जगह देखा कि 20 रुपए 30-30 रुपए में बेचा गया, क्योंकि मजबूरी है, अगर पहन के नहीं जाएंगे पुलिस डंडे मारेंगे, फिर तो आपको दिक्कत है, तो लेना तो पड़ेगा ही। तो ये इस तरीके से भी शोषण किया जाता। अगला है डुप्लीकेट वस्तु। वही डुप्लीकेट वस्तु, यानी कि सही कंपनी का डुप्लीकेट बना करके प्रदान करना। सही कंपनी की वस्तु है, सही लग रहा है कि हाँ ये एकदम हूबहू वही है, कंपनी ओरिजिनल है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट किया जा रहा है। इस तरीके का भी ये शोषण किया जाता है। क्लियर, तो ये अर्थव्यवस्था से इतना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और यहां से कुछ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हमने किस किस के बारे में जान लिया, हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन, इतिहास का क्वेश्चन, भूगोल का क्वेश्चन हमने जान लिया। ये भूगोल का क्वेश्चन बाकी है ना, आइए भूगोल के क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भूगोल का जो क्वेश्चन है वह कौन कौन सा आपके लिए इंपोर्टेंट है, जो आपके हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा, और क्या आपका उसका उत्तर लिखना होगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने का, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये रहा आपका भूगोल का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ यूं है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। बाबू, संसाधन जो होता है वह क्या होता है, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा कि उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हम लोग उपयोग में जो भी वस्तु आती है वह संसाधन कहलाती है। जैसे हम पेन है, ये कलम से हम इसको लिख रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, ये संसाधन का हमें काम कर रही है, ये हमें सुविधा प्रदान कर रही है। यानी कि जो भी, जैसे साइकिल है, साइकिल हमको जाने के लिए कहीं मदद करती है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी है, या कोई भी चीज है जो हमें क्या करते हैं, जैसे माइक हम लगाए हैं, है ना, तो माइक हमको क्या कर रहा है, ये हमको सुविधा दे रही है। तो ये हमें क्या हो जाए, जो भी वस्तुएं उपयोग में होती है उसे हम जो सुविधा देती है वही क्या कहती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे विभिन्न भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर के संसाधन बन जाते हैं। तो वही दूसरी ओर वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव आदि जैविक संसाधन है जो मानवीय जीवन को सुखद बनाते हैं। यानी कि मानव जीवों को जो सुखद बनाते हैं, जो उपयोग में आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग संसाधन कहते हैं। बस इतना सिंपल आपको परिभाषा लिख देनी है, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्या है, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, इसे बताइए। तो जल संसाधन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इस जल का कहाँ उपयोग होता है आप लोगों को तो पता ही है, लिख दीजिएगा। तो क्या कुछ लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बन के स्क्रीनशॉट या नोट PDF आप ले लीजिए, हमने आपको बता दिया है।
तो ध्यान देंगे और डेली आप 6 बजे आइए और शाम 7:30 बजे भी क्लास चलेगा, तो आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए तो दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, है ना। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको रिजल्ट में उछाल लाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके जब बनाएगा तो आपके रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगा। तो क्वेश्चन है इसका कि जल संसाधन का उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा कि जल की महत्ता को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जल ही जीवन है ऐसा कह करके निरूपित किया गया है, ऐसा कह करके बतलाया गया है कि जल ही जीवन है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जलीय अंश विद्यमान होते हैं। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, इन सारी चीजों में क्या होती है, जल का उपयोग होता है। बिना जल का जो है वह कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन आदि कार्यों में जल संसाधन यानी कि जल का उपयोग अपरिहार्य है। साथ ही विकास के अन्य रूपों जैसे कि जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी आदि में भी जल संसाधन का उपयोग काफी ज्यादा है, यानी कि जल का उपयोग है। तो बस इसका कहने का मतलब यह कि जल कहाँ कहाँ उपयोग आप कर सकते हैं। बचपन में भी आप दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे होंगे ना, फिर भी उस समय भी आपको बताया गया होगा कि जल क्या होती है, जल के बारे में बताइए, जल का कार्य क्या क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिख देना होगा, बस आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज क्या है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि केमिस्ट्री में भी आता है ना, बिल्कुल साइंस में भी आता है खनिज, लेकिन वहां का परिभाषा यहाँ का परिभाषा ध्यान दीजिएगा। खनिज क्या है आइए हम समझते हैं, और आएगा तो क्या आपको लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोजन है जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले गुणों में क्या होते हैं, व्यक्त होते हैं, और यही आपका खनिज होता है। तो खनिज के बारे में आएगा तो आपको सिंपल इतना सारी चीजें लिख देनी है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ यूं है, ध्यान दीजिएगा कि मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। मुंबई हाई तेल उत्पादक जो क्षेत्र है इसका परिचय दीजिए, इसका परिचय क्या है, यानी कि इसके बारे में लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा मुंबई हाई क्षेत्र मुंबई तट से 176 किलोमीटर की दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहां 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहां समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहां 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान लगाया गया है। कितना करोड़ टन, तो लगभग 80 करोड़ टन जो है यहाँ पे तेल के भंडार का अनुमान लगाया गया। बस ये सारी चीजें आपको लिख देनी है, एग्जाम में हूबहू आपका नंबर मतलब कि लिखिएगा तो आपका नंबर पूरा पूरा दे दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगला देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में आपको लिखना है, और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला यह क्वेश्चन है। सो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा कि भारत के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहले जलमार्ग की बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में, तो यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर की लंबाई में है। दूसरा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह सदियों से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। तीसरा बात करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो कोलम से कोट्टापुरम के बीच 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिम तट नहर में विकसित है। और हम बात करें राष्ट्रीय ये जलमार्ग 5 चौथे की, तो चौथा है कि 1095 किलोमीटर में गोदावरी कृष्ण के सहारे पुंडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुंडुचेरी में फैला हुआ है। और पांचवा जो लास्ट है वह है राष्ट्रीय जलमार्ग 5, यह जो है 623 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट केनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा के सहारे विकसित की जा रही है। क्लियर? तो इसके बारे में अगर आएगा तो आपको ये 4 जो है, ये 5 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में आपको इसको लिख देना है कि कहां से कहां तक क्या चीज का फैलाव जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिलों का नाम बताइए। अत्यधिक जहां घनत्व है वह कौन कौन ऐसा जिला है ये बताइए। तो देखिए बिहार राज्य में अत्यधिक घनत्व वाले जिला जो है वो पटना है, दरभंगा है, वैशाली है, बेगूसराय है, सीतामढ़ी है एवं सारण है।
इन जिलों में जनसंख्या घनत्व औसतन 1200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर में लगभग 1200 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। ये जो है आपके जिले का नाम है। और बताइए कि आप लोग कौन कौन से जिले से हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप किस जिले से जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने परीक्षा की तैयारी जो है वह जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले हम ये आपदा का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपदा का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। पहले लघुत्तरीय क्वेश्चन, जैसे सभी विषय के बारे में हमने चर्चा किया, जैसे कि इतिहास बताए, भूगोल बताए, लोकतांत्रिक शास्त्र बताए और उसके बाद से अर्थव्यवस्था। अब रही आपदा की बारी कि सर आपदा में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है लघुत्तरीय। तो ये लघुत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम आपको बता देंगे और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे हूबहू पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपदा से जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन ही आपदा से और आपदा ही कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात, यानी कि पहले और बाद में होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। जैसे कि आपदा आ रही है, जैसे बाढ़ आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो इसके पहले और इसके बाद जो घटना होती है उससे बचने के लिए, ये क्षति से बचने के लिए इसका प्रबंधन किया जाता है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अत्यधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण दे करके इसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी कहने का मतलब देखिए, आपदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, आप जानते ही, एक प्राकृतिक आपदा होती है और दूसरा मानव जनित आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा का मतलब हो गया जो प्रकृतिक द्वारा घटित होती है। मानव जनित आपदा का मतलब हो गया कि जो मानव के द्वारा घटित कराई जाती है, जैसे कि आतंकवाद हो गई, बम विस्फोट हो गए, गोलीबारी होगी, है ना, ये सब मानव जनित है ना। लेकिन प्राकृतिक भी क्या होगा, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। इससे दोनों से जो है वह जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की क्या होती है, वह संसाधनों का नुकसान होता है। और इसी के बारे में एक प्रशिक्षण दे करके आपको समझा करके कि हाँ, अगर आग लग जाए या प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, तो उस समय आपको कैसे निवारण करना चाहिए, वहां पे अगर भूकंप जहां पे ज्यादा आता है तो वहां पे किस प्रकार के भवन का निर्माण कराना चाहिए, ये सारी प्रशिक्षण दे करके ये देना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। क्लियर। तो ये बातें को आपको लिखना होगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सुनामी के प्रमुख लक्षण लिखिए। बाबू, जो सुनामी होता है ना, उसका क्या क्या लक्षण है जो सुनामी आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है उत्तरदायी कारक। उत्तरदायी कारक में भूकंपों, भूस्खलनों, ज्वालामुखी विस्फोटकों, ब्रह्मांडीय तत्वों जैसे उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण सुनामी क्या हो जाती है, वह पैदा हो जाती है। दूसरा है लहरों की अत्यधिक लंबाई तथा तेज गति का आना, उससे भी होता है। एक सुनामी के लहरों की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक तथा गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है, तो उसमें क्या हो सकती है, उस समय वो सुनामी के रूप ले सकता है। क्लियर हो गई। अब चलिए, और अगला होता है लहरों का सिलसिला, यानी कि सुनामी में लहरों का सिलसिला होता है। अधिकतर पहली लहर सबसे बड़ी नहीं होती, पहली लहर आने के बाद परिवर्तित सुनामी लहरों के खतरे कई घंटों तक बना रहता है। और चौथा जो इसका कारण होता है वह अत्यधिक शक्ति। अब अत्यधिक शक्ति में क्या होता है कि कुछ सुनामी लहरों की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये सुनामी लहरें कई टन भारी चट्टानों, नावों तथा अन्य मलबा अनेक मीटर पानी के अंदर ले जाती है। घर तथा अन्य इमारतें को नष्ट कर देती है। सभी तैरते हुए पदार्थ तथा पानी बहुत शक्ति के साथ बहता है तथा लोगों की जख्मी कर या मौत के घाट उतार देता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको लिखना होगा और जैसे ही आप लिखेगा आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इस आपदा से क्वेश्चन क्या आता है और यही सभी क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपदा के संदर्भ में तलाश तथा बचाव क्रियाओं का वर्णन करें। आपदा के संदर्भ में तलाश और बचाव दोनों के संदर्भ में, यानी कि दोनों क्रियाओं का वर्णन करें, तो आपको लिखना होगा यह विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों के समूह अथवा किसी एक व्यक्ति द्वारा वस्तु तकनीकी क्रिया है जो संकटकालीन स्थितियों में उन घायलों की देखभाल तथा बचाव करते हैं जहां जीवन को खतरा होता है। तलाश तथा बचाव के उपयोग समुदाय के पूर्ण सहयोग तथा टीम भावना से ही संभव हो पाता है। यानी कि किसी को बचाव करना है या उसको ये करना है, तलाश करना है, यानी कि ढूंढना है, तो ये टीम के ही माध्यम से क्या हो सकता है, ये समुदाय के टीम के माध्यम से ये हो सकता है। अगला है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक
वैकल्पिक संचार के माध्यम की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीधे आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे भी आप जा करके मेरा कोर्स बाय करके और कोर्स में आप जबरदस्त तरीके से आप धमालना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है कि प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार के माध्यमों की चर्चा कीजिए। तो जैसे एग्जाम में आएगा आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि प्राकृतिक आपदा में होने वाली वैकल्पिक संचार माध्यमों में रेडियो संचार प्रमुख है। रेडियो संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजने का कार्य करते हैं। रेडियो संचार में विभिन्न दूरी के अनुसार फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तथा सूचना प्राप्त करते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यह संचार व्यवस्था प्रमुख हो जाती है और जहां पे आपदा होती है और यह संचार व्यवस्था उस समय क्या हो जाती है, बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा सामाजिक विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव वीवीआई वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का, सोशल साइंस का। इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी वीडियो नहीं देखें इस क्लास से तो आप लोग मतलब इस चैनल से तो आप लोग जरूर देखिएगा।